सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स, जो कि इग्नो द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला 1 ईयर कोर्स है। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आज हम बात करेंगे इग्नो द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स। ये कोर्स जो है 1 ईयर, दिस इज द 1 ईयर कोर्स। एंड इसका जो ये स्कूल है, मतलब इग्नो के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं जो डिफरेंट टाइप के कोर्स कराते हैं। तो अपना जो BLIS कोर्स है, ये स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत आएगा। 1 ईयर ड्यूरेशन है। मीडियम जो है इसका इंग्लिश है। अब देखिए, इंग्लिश है तो इससे कंफ्यूज ना हो, आप अपने एग्जाम, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल ये सब हिंदी में दे सकते हैं। तो इसने लिखा भी हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो ऑफ विच 5 कोर्स BLI 224, BLI 225, BLI 227, BLI 228 एंड BLI 229 मीन्स 22 से लेकर 224 से लेकर 229, जिसके अंदर जो है 226 नहीं है। ये जो कोर्स है इनके अंदर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन जरूर मिलेगा। 224, 225, 227, 228 और 229। अब जो दूसरा जो है BLI 221, BLI 222, BLI 223, BLI 226, ये टोटली जो है थॉरली जो है ये थ्योरेटिकल पेपर हैं। अब ये जो कहा है इसने कि द प्रोग्राम इज करंटली being offered in English medium and however the student can write assignment and term and examination in Hindi medium also। तो ये एक तरह से आपका बाइलिंगुअल कोर्स हो गया। आप इसका जो है हिंदी के अंदर भी आप जो है एग्जाम दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें मीडियम इंग्लिश लिखने का एक ही मतलब है, क्योंकि इग्नो जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही है वो इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही है। अब उसके बस 3 ही पेपर जो है वो हिंदी में आए हुए हैं। वो कैसे डाउनलोड होंगे वो भी मैं बताऊंगा। जब भी आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसकी हार्ड कॉपी मीन्स स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी जो है वो लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि हार्ड कॉपी अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो है ऑनलाइन जो है इनका फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है इग्नो की वेबसाइट पर। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आपको असाइनमेंट और कैसे आपको क्वेश्चन पेपर और किस प्रकार से आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है इग्नो का वो डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी है इसकी 50% मार्क्स, और जो 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के अंदर हों और 45 फॉर जनरल एंड फॉर SC ST। एक तरह से ये लगाकर चलो कि आप जो है जनरल्स और SC BC ST सभी जो हैं 45 मार्क्स के साथ, बैचलर में 45 मार्क्स के साथ इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके 45 मार्क्स भी नहीं है तो आप जो है आपकी बैचलर डिग्री हो या फिर कोई 1 ईयर डिप्लोमा आपने लाइब्रेरी साइंस के अंदर किया हुआ हो, या फिर बैचलर डिग्री विद 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, या आपके पास 2 साल का कोई वर्किंग एक्सपीरियंस हो किसी भी लाइब्रेरी में, तो वो व्यक्ति एलिजिबल है एडमिशन लेने के। ठीक है। अब इसका फीस स्ट्रक्चर है, अभी जैसे मैंने अभी जस्ट इसको डाउनलोड किया है प्रोग्राम को, तो इसकी फीस जो है 8300 पर ईयर है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस, डेवलपमेंट फी और आपकी जो फीस एज एप्लीकेबल जो होती है प्रैक्टिकल वगैरह के लिए जो होती है वो होती है। अब बात आती है एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन की फीस आपको अलग से देनी होगी। एग्जामिनेशन की फीस जो है आपको अलग से पे करनी होगी, और इसके लिए एग्जाम, जैसे आप जनवरी के साइकिल के अंदर हैं, मान लीजिए आप जनवरी साइकिल के अंदर हैं, तो आपके जो एग्जाम होंगे वो दिसंबर जनवरी में होंगे। तो उससे पहले आपका एग्जाम फॉर्म आते हैं साइट पे, वो एग्जाम फॉर्म फिल किए जाते हैं। अगर आप जुलाई सर्कल के हैं, जुलाई में है, तो नेक्स्ट ईयर फिर वही जून जुलाई के अंदर आपके जो है एग्जाम होंगे, आपको वो फिल करने हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बेसिकली जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का एक तरह से कैसे एडमिशन लें, आप किस तरीके से जो है आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम पूरा फॉर्मेशन देखेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका जो मार्क्स डिवाइड किए हुए हैं, किस प्रकार से असाइनमेंट के कितने मार्क्स हैं, आपके थ्योरी के कितने मार्क्स हैं। उससे पहले आप देखें कंपोनेंट ऑफ द बैचलर
BLIS प्रोग्राम, देखिए ये जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स है, इसके अंदर मैंने बताया आपको टोटल जो 9 पेपर हैं, और 9 पेपर के साथ अब ये जो नया पेपर जो आपका ऐड हो गया है, ये BLI 230 इंटर्नशिप, ये अभी लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अभी मैं चूंकि 2023 के अंदर जो है अगस्त में जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लास्ट ईयर आप ये लगाकर चलें कि जुलाई 2022 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ट्रेनिंग करनी होती है और फिर इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें देखिए उसमें तीनों जो इंटर्नशिप है आपकी, जो आपको लिटरेचर सर्च सर्वे करना है वो है, और किसी लाइब्रेरी पर सर्वे करना, रिपोर्ट सबमिट करनी है वो है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। तो अभी हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स, मीन्स इसके अंदर जो पेपर होंगे उनकी। तो आपका जैसे फर्स्ट जो पेपर है वो है आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। जैसे कि आप ये पेपर देख रहे हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। सेकंड वन आपका है BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। थर्ड पेपर है आपका BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। फिर है आपका BLI 224, और फिर है 225 आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। BLIE 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। BLI 227 डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग प्रैक्टिस। और नेक्स्ट है आपका 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड नेक्स्ट वन है आपका BLI 229 ICT इन लाइब्रेरीज। तो ये आपके जो टोटल 9 पेपर है, मैंने पहले भी बताया आपको। जो थ्योरी जो एग्जाम होंगे वो कौन से होंगे, ये थ्योरी एग्जाम है आपका, ये थ्योरी एग्जाम है, ये भी थ्योरी एग्जाम है। वैसे ये भी थ्योरी एग्जाम है, बट इसका कुछ पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल में होगा। जो टोटली थ्योरी पोर्शन है वो एग्जाम आपके ये हैं, मीन्स 221, 222, 223 एंड 226। और बाकी के जो ये एग्जाम है आपके 224 हो गया, 225 हो गया, 227 तो टोटली प्रैक्टिकल एग्जाम है, और 228 और 229, इन एग्जाम्स के अंदर आपका कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो ये आपके 9 पेपर हैं, और इनके अंदर क्या क्या पढ़ाएगा वो आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। और ये ट्रेनिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है आपका एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन। द एग्जामिनेशन रिलेटिंग टू द BLIS कोर्स, examination relating to the BLIS degree has 2 components: continuous evaluation CE 30% weightage, assignment term and examination 70%। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम होगा, आपके जो एग्जाम होंगे वो 70+30 होंगे, 70+30। अब इसमें 70 जो है वो आपका है थ्योरी एग्जाम, जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे वो 70% होंगे, और 30% के आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। मैं क्लास में भी वैसे बता चुका हूं असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करने हैं और किस तरीके से बने हैं, फिर भी इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा असाइनमेंट के लिए स्पेशल। बट अभी देखते हैं हम इंट्रोडक्शन टू BLIS कोर्स। इसमें आप समझ गए होंगे कि 70% का आपका फाइनल एग्जाम होगा, और 30% के जो है आपके असाइनमेंट होंगे, और किस पोर्शन में कितना प्रैक्टिकल होगा और कितना थ्योरी होगा वो आगे हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट पेपर है हमारा वो है BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। तो देखिए इस पेपर के अंदर एक्चुअल में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इस पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा ब्लॉक नंबर 1 में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोशल पर्सपेक्टिव्स। इट मींस व्हाट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी। अब देखिए सोसाइटी, जैसे आज की जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि आपका जो है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर लाइब्रेरी का जो है वो क्या रोल रहेगा, वो आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़ेंगे, जैसे आपकी लाइब्रेरी के क्या क्या प्रकार होंगे। वैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो लाइब्रेरी जो है वो 3 प्रकार की होती है। अगर हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की बात करें तो फर्स्ट है आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी, सेकंड जो है वो है आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, नेक्स्ट इज आपकी स्पेशल लाइब्रेरी। अब एकेडमिक लाइब्रेरी आगे चल के 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, जैसे स्कूल लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी जो किसी ना किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर
होती है, जैसे स्कूल के अंदर हो गई, कॉलेज के अंदर हो गई, यूनिवर्सिटी के अंदर। दीज आर द एकेडमिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट वन इज योर पब्लिक लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी जो है एक्चुअल में क्या होती है, पब्लिक लाइब्रेरी इज टू रन बाय द पब्लिक फंड्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। और पब्लिक फंड्स जैसे मान लीजिए हम कोई हाउस टैक्स भरते हैं या अपना बिजली का बिल भरते हैं, उसमें कुछ कुछ सेस जो है आपका वो लगकर, कुछ कुछ टैक्स जो लगकर वो इन लाइब्रेरीज के लिए, और गवर्नमेंट कुछ इनको जो है कोऑपरेट करती है, तो ये लाइब्रेरीज बनती है। जैसे सिटी लाइब्रेरी हो गई, स्टेट लाइब्रेरी हो गई, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होगी। दीज आर द पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट इन स्पेशल लाइब्रेरी है। जैसे बात करें हम स्पेशल लाइब्रेरी की, तो स्पेशल लाइब्रेरी जैसे किसी इंडस्ट्री की लाइब्रेरी होगी, और मेडिकल साइंस लाइब्रेरी इज आल्सो द स्पेशल लाइब्रेरी बिकॉज इट डील विद अ स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ, जैसे आपका जो है डिजीज ट्रीटमेंट, मेडिकल साइंस, तो इसमें डील करती है, इसलिए ये स्पेशल लाइब्रेरी होगी। इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन जो आपको जो है इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपका इंस्डोग हो गया, नेस्डोग हो गया, डेसीडोग हो गया, इस तरह के। नेक्स्ट है आपका जो है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई आपके जो है लॉज ऑफ लाइब्रेरी जो है वो कितने हैं, मतलब एक लाइब्रेरी को चलाने के लिए किन किन नियमों को हमें अपनाना होगा, वो कौन से होंगे। अब डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा जो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं वो 5 हैं। जैसे पहला है बुक्स आर फॉर यूज, कि भाई पुस्तकें जो हैं यूज के लिए होती हैं। ऐसा क्या किया जाए लाइब्रेरी के अंदर जो है बुक जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगे, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले पेपर के अंदर, जब इसका पेपर स्टार्ट करेंगे तब। जैसे सेकंड लॉ है आपका एवरी रीडर हिज हर बुक। जैसे भाई ऐसा क्या किया जाना जाए कि लाइब्रेरी के अंदर जो है प्रत्येक पाठक को उसकी जो है पुस्तक मिल जाए। नेक्स्ट है आपका एवरी बुक्स इट्स रीडर। जैसे मान लीजिए भाई लाइब्रेरी में जो बुकें रखी हुई हैं उनको पढ़ने वाला कोई ना कोई जरूर होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बगैर यूज़ की बुक्स जो है हम ला कर रख दें हैं और उनका कोई उपयोग ना हो। तो ये लास्ट जो है आपको ये बताते हैं। नेक्स्ट है आपका सेव द टाइम ऑफ द यूज़र। लाइब्रेरी की जो कार्य प्रणाली है, जो उसमें काम करने का जो तरीका, वो इस तरीके का हो कि भाई यूज़र को जो है अपने काम की इंफॉर्मेशन या अपने काम की जो बुक है वो सर्च आउट करने में ज़्यादा टाइम खर्च ना करना पड़े। तो ऐसा क्या किया जाए लाइब्रेरी के अंदर, वो सब हम पढ़ेंगे जब इस यूनिट को हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी जो है एक बढ़ता हुआ जीव है। जैसे इंसान होता है, बच्चा पैदा होता है, फिर वो धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है। पहले वो छोटे छोटे उसमें जो है छोटे कपड़े पहनता है, छोटी सी जगह में रह सकता है, छोटे से पालने में वो जो है वो रह सकता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसका रहन सहन और उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे ही पुस्तकालय है। पुस्तकालय धीरे धीरे देखिए हर साल जो है लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स आती हैं, और किसी भी ये इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी लाइब्रेरी के अंदर हर साल में मिनिमम 10% जो है कलेक्शन वो बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है लाइब्रेरी जो बढ़ जाती है। तो ये 5 लॉज जो है आप इसमें पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड लेजिस्लेशन। देखिए बहुत सारे, और वैसे भी कहा गया है कि समाज के अंदर अगर हमें मान लीजिए कुछ लागू करना है तो उसके लिए हमें जो है नियम बनाने होंगे। ऐसे ही समाज के अंदर लाइब्रेरी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है तो उसके लिए लेजिस्लेशन और उसके लिए पॉलिसीज का होना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट नंबर 5 में आप पढ़ेंगे कि भाई लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो नियम बनाया जाएगा उसका स्वरूप कैसा हो, कौन कौन से कंटेंट्स उसके अंदर ऐड किए जाएं। और ऐसे ही इन कंटेंट्स को ध्यान में रखते ही आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडियन स्टेट्स, भारत के अंदर 19 स्टेट्स में 19 स्टेट्स में अब तक जो है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है, और उन्हीं के आधार पर लाइब्रेरीज जो हैं वो स्थापित की जा चुकी है। पब्लिक लाइब्रेरी जैसे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो गई, स्कूल लाइब्रेरी होगी, कोई पंचायत की लाइब्रेरी होगी, ये किसी ना किसी कानून के तहत ही होती है। नेक्स्ट है आपका अदर इंस्टीट्यूट अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड लेजिस्लेशंस। देखो ये तो हो गए लाइब्रेरी से रिलेटेड। अब बहुत सारे लेजिस्लेशन कानून ऐसे होते हैं जो समाज के अंदर जरूरी होते हैं। हम बात करें हमारी लाइब्रेरी से रिलेटेड या अदर जो लाइब्रेरी को नॉलेज होनी चाहिए उन कानून की, वो है जैसे IPR हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर 3 राइट आते हैं आपके। जैसे एक हो गया आपका कॉपीराइट एक्ट 1957,
1957 का जो आपका कॉपीराइट एक्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो है अमेंडमेंट हो चुकी हैं। बट वो कॉपीराइट क्या कहता है कि आप किसी भी लेखक की द्वारा लिखी हुई बुक या किसी म्यूजिशियन के द्वारा बनाए गए म्यूजिक और इसी तरह से जो है इंडस्ट्री के अंदर जो है कोई डिज़ाइन किसी ने किया है तो उसको बगैर उस ऑथर की परमिशन के आप जो है यूज़ नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध है। इवन आप जो लाइब्रेरी के अंदर जो है बुक देकर उसकी फ़ोटोकॉपी भी नहीं करवा सकते और ना ही फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, ये भी आपका जो है कानून के तहत जो है गलत माना जाएगा। तो इस तरह के जो है फिर है एक आईटी एक्ट 2000 में पास हुआ था, आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है क्लाउजेस दिए हुए हैं कि आपका जैसे मान लीजिए आपके साथ आपका जो है कोई वित्तीय लेन देन कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, कहीं ला रहे हैं, उसमें आपका जो है कोई फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, तो उसके रिलेटेड कानून जो है वो बनाए हुए हैं। और भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम जो है इंफॉर्मेशन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, उसको चुराने से रिलेटेड, उसको जो है उसको पायरेटेड सीडीज बनाने, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये अदर कानून भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स शेयरिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग से मेरा मतलब यही है, सिंपल भाषा के अंदर, जब एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से अपने रिसोर्सेज को शेयर करती है। मान लीजिए एक लाइब्रेरी को किसी बुक की ज़रूरत है, वो उस लाइब्रेरी में ना होकर किसी दूसरी लाइब्रेरी में, तो वहाँ से वो उसको मंगवा कर अपने यूज़र को दे सकती है यूज़ करने के लिए। जैसे ही वो यूज़र देगा उसको वापस कर देंगे। ऐसे ही जो है एक लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी, 5 लाइब्रेरी, 10 लाइब्रेरी, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं जो एक दूसरे से रिसोर्स को शेयर करती हैं। इसमें पढ़ेंगे हम रिसोर्स शेयरिंग क्या है और किन किन चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क कंसोर्टिया। अब देखिए रिसोर्स शेयरिंग सिर्फ बुक्स की नहीं हो सकती, जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हैं, ऑनलाइन मटेरियल जो अवेलेबल है उसको भी हमें शेयर करना पड़ता है। और वो किसके थ्रू शेयर किए जा सकते हैं, वो वेबसाइट्स के थ्रू, किसी ना किसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू किए जाएंगे। तो इस यूनिट में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप नेटवर्क्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट वो नेशनल लेवल के कौन से और इंटरनेशनल लेवल के कौन से हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्लॉक नंबर 4, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन एंड रिलेटेड एजेंसीज। अब देखिए एक लाइब्रेरियन की क्या क्या कर्तव्य होंगे। लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, आप लाइब्रेरियन को एक प्रोफेशन के रूप में कैसे देखते हैं। इथिक्स इशू इन लाइब्रेरियनशिप, कौन कौन से कर्तव्य और कौन कौन से इथिक्स जो है एक लाइब्रेरियन के होने चाहिए, उनकी उसकी क्या क्या ड्यूटीज जो हैं वो होंगी, जो उनको अपने पुस्तकालय में रहते हुए समाज के प्रति सद्भावना रखते हुए निभानी है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 13, रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जितनी भी आपकी प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस हैं, जैसे आपकी हो गई, मैं मान के चलता हूँ ALA मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जिनके प्रारूप स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे और उसको कब और कैसे गठित किया गया है। यूनिट नंबर 14 है आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जैसे ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो लाइब्रेरी की उन्नति और उसकी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं। जैसे एक का मैं एग्जांपल दे देता हूं, RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये ऐसी फाउंडेशन है जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को समाज में बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन करती है। मतलब आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे तो इस पर पढ़ोगे, आप देखोगे कि जितनी भी देश के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी है उनकी डिटेल यहाँ मिलेगी और ये समय समय पर उनको जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि पेपर 221 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो आपका सेकंड पेपर है BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। एक्चुअल में ये पेपर जो है आपको इंफॉर्मेशन सोर्स और सर्विसेज के बारे में बताएगा कि भाई लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन से सोर्स होते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात आती है कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज। भाई कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं सोर्स की, पहले तो मैं बता दूं। एक तो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्री सोर्स, एक तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्री सोर्स ये, और एक हो गए नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स हैं उसकी कैटेगरी जो है वो 3 है।
वो कौन कौन सी है? कोई भी डॉक्यूमेंट सोर्स जो है, डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है जैसे बुक हो गए, इंसाइक्लोपीडिया हो गए, मतलब किसी ना किसी बाउंड सोर्स के अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है जैसे प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से मेरा मतलब है जैसे कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें इंफॉर्मेशन पहली बार छपती है। सेकंड हो गया आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर है टर्टियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी जिसमें पहली बार कोई डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है, जैसे मान लीजिए जैसे रिसर्च स्कॉलर्स कोई ना कोई रिसर्च करते हैं और उससे रिलेटेड आपका जो है आर्टिकल या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर ऐसे ही प्राइमरी सोर्सों से कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक बुक का रूप दे दिया जाता है, वो आता है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड है आपका टर्टियरी सोर्स। टर्टियरी सोर्स क्या है? जो फर्स्ट और सेकंड सोर्स तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है, दैट इज कॉल्ड टर्टियरी सोर्स। जैसे डायरेक्टरी होगी, कोई टेलीफोन डायरेक्टरी है, किसी व्यक्ति ने फोन लगवाया, किसी के घर फोन लगा और आपको उस तक पहुंचना है तो आप डायरेक्टरी के अंदर देखेंगे। तो ऐसे ही जो है आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के अंदर होते हैं जो आपको फर्स्ट और सेकंड सोर्स तक पहुंचाते हैं। फिर क्राइटेरिया ऑफ इवोल्यूशन, अब इनका मूल्यांकन भी करते हैं। मूल्यांकन के क्या क्या तरीके रहेंगे उसको हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स से मेरा मतलब है ऐसे सोर्स जो डॉक्यूमेंट रूप में ना हो, वो जैसे ह्यूमन रूप में हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, मीडिया हो। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप लाइब्रेरी में जाइए और किसी भी प्रकार की अगर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च आउट करनी है तो लाइब्रेरियन आपकी पूरी हेल्प करेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट होते हैं जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स में होते हैं, आप मांगे जाने पर आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो है वो प्रदान करते हैं। दीज आर द इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कोई इंस्टीट्यूट हो गया, लाइब्रेरी ही लगा लीजिए, वो भी एक इंस्टीट्यूट है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी हो गया, जैसे DRDO हो गया, नेस्डोग हो गया, इंसडोग हो गया, ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको सूचनाएं प्रदान करते हैं। मीडिया तो आज जो है इंफॉर्मेशन सोर्स जो है का जो है मेन और मुख्य केंद्र हो गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे ही समाज में बनती है वो सोशल मीडिया पर आ जाती है। कहीं पर कोई घटना हुई, सेकंडों के हिसाब से मीडिया पे आ जाती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एक लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है? जैसे इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज जैसे रेफरेंस सर्विस हो गई, कैश हो गई, ETC। अब रेफरेंस सर्विस से मेरा मतलब ये है कि जैसे ही आप लाइब्रेरी के अंदर एंटर होते हैं और किसी भी प्रकार की सूचना अगर आप लाइब्रेरियन से लेते हैं और वो लाइब्रेरियन आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो जितना भी ये कार्य किया गया है दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस सर्विस। आप लाइब्रेरी में गए, कोई बुक अगर आपको चाहिए और वो आपको जो है इशू करानी है या आपको उसकी लोकेशन पूछनी है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आप लाइब्रेरियन से करते हैं और उनके आंसर लाइब्रेरियन देता है, तो ये सब जो है आपका रेफरेंस सर्विस के अंदर आता है। अब जैसे आ गया कैश। कैश मीन्स करंट अवेयरनेस सर्विसेज, मतलब जो करंट टॉपिक पर दी गई सर्विसेज होती हैं वो कैश कहलाती हैं। वो पार्ट है रेफरेंस सर्विस का ही, बट वो करंट टॉपिक पर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी कोई रिसेंट में कोई घटना हुई है, उससे रिलेटेड मटेरियल आपको चाहिए तो लाइब्रेरियन से पूछ के आप उसको ले सकते हैं। तो दीज आर द सर्विसेज कॉल्ड करंट अवेयरनेस सर्विसेज। नेक्स्ट है लिटरेचर सर्विस और डाटाबेस सर्विसेज, जिसके अंदर मान लीजिए कोई रिसर्च स्कॉलर रिसर्च कर रहा है और उसे जो है अपनी रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारा लिटरेचर चाहिए। ठीक है, तो वो टॉपिक्स लाइब्रेरियन को बता देगा और लाइब्रेरियन उसके लिए सूचनाएं इकट्ठी करेगा, मटेरियल इकट्ठा करेगा, बुक्स की लिस्ट बनाएगा। वो एक डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको रिसर्च स्कॉलर्स को देगा डाटाबेस के रूप में। तो दीज आर द लिटरेचर सर्विसेज और डाटाबेस सर्विसेज। फोर्थ ब्लॉक के अंदर है इंफॉर्मेशन यूज एंड यूजर स्टडी। देखिए, यूजर स्टडी से मेरा मतलब है कि लाइब्रेरी में आने वाले यूजर्स को स्टडी करना, उनको पढ़ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी इच्छाओं के बारे में जानकारी लेना, तभी आप उसे सटीक इन्फॉर्मेशन जो है, सही इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रोवाइड कर सकोगे आप। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन का यूज तभी हो सकता है, बेटर यूज तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि XYZ व्यक्ति को जो है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और यूजर आपको पता नहीं है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है, तो यूजलेस है वो लाइब्रेरी भी यूजलेस है और वो इन्फॉर्मेशन सेंटर भी यूजलेस है। तो यूजर स्टडी जो है एक
इम्पोर्टेंट पार्ट है BLIS कोर्स का। इसमें विभिन्न प्रकार के तरीके होंगे, उनकी जो है यूजर्स की जो है कैटेगरीज होंगी, उनको रीड करना होगा और उनसे काम की जो है इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी होगी। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मार्केटिंग, देखिए किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन या लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसी कौन कौन सी मार्केट जो सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग जो है आपको कैसे करनी है वो आप सब इसमें पढ़ेंगे। तो ये था आपका पेपर 222। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट पेपर है आपका BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन, जिस भी सोर्स के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस सोर्स को ही मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन कहूँगा। जैसे आपकी हो गई बुक्स, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सभी के सभी जो हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इस पेपर में क्या पढ़ेंगे, लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ जितना भी मटेरियल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बुक फॉर्म में हो, चाहे वो जर्नल में हो, चाहे मैगजीन में हो, किसी में हो, उनकी अरेंजमेंट लाइब्रेरी में कैसे करनी है। अब देखिए ये अरेंजमेंट क्यों जरूरी है, इसका वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है इंफॉर्मेशन का। अगर मान लीजिए आपके पास 1000 किताबें हैं या 1000 इंफॉर्मेशन है और उनका एक ढेर आपने जो है लाइब्रेरी के अनऑर्गेनाइज तरीके से लाइब्रेरी में रखा हुआ है या कहीं पर भी रखा हुआ है, और कोई यूजर आता है और यूजर आके आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, तो और कोई स्पेसिफिक बुक मांगता है, तो आप उसको वो बुक कैसे देंगे। तो उस बुक को देने के लिए आपको उस पूरे मटेरियल को सर्च आउट करना पड़ेगा और कितना टाइम आपका लग जाएगा। बट अगर आपने उसकी वेल क्लासिफिकेशन की हुई है, मतलब उसको तरीके से सब्जेक्ट वाइज और हमारी जो स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन उनके अकॉर्डिंग लगाया हुआ है, तो विद इन अ सेकेंड आप बता देंगे फला फला इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी, मिस फला फला बुक वहाँ मिलेगी आपको। तो इस पेपर के अंदर जस्ट आपको क्या पढ़ाना है कि भाई बताना है आपको, एक तो पुस्तकालय के अंदर बुक्स को जो है वेल मैनेज करना है, उनको अरेंज करना है, उनका वर्गीकरण करना है, उनको अच्छे से लगाना है। जैसे जस्ट लाइक आपकी रसोई हो गई, लेडीज तो अच्छे से रूबरू होंगी, जैसे उनका किचन है। अब देखिए किचन में अगर कोई नया व्यक्ति बढ़ जाए तो उसे पता नहीं होगा कि चाय की पत्ती कहाँ है, चीनी कहाँ है, कहाँ रखी हुई है, नहीं, वो उसको ही पता होगा। बट अगर मान लीजिए हर डिब्बे के ऊपर आपने एक स्लिप लगाई हुई है, आपने उस पर लिखा हुआ है शुगर यहाँ है और टी यहाँ है, और आपका जो डिफरेंट मसाले जो हैं, चाय की पत्ती है, मिर्च है, जो भी है वो रखा हुआ है, और उनके ऊपर स्लिप लगाई हुई है, तो कोई भी व्यक्ति आएगा और उसे यूज़ कर लेगा और उसका इतना टाइम भी खर्च नहीं होगा। ऐसा ही लाइब्रेरी के अंदर है, अगर मान लीजिए वेल अरेंजमेंट है तो यूज़र आएगा और वो अपनी काम की इंफॉर्मेशन लेगा, और लाइब्रेरी का उद्देश्य ही यही है कि यूजर्स को सेटिस्फाई करना, उसकी सूचनाओं की जो डिमांड है उनको पूरा करना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक 1 के अंदर एक है आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ऐसी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज होंगी, ठीक है, वो टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे सीसी हो गई, डीडीसी हो गई, सीसी मतलब कोलन क्लासिफिकेशन, डीडी मतलब डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, उसका जो पोस्टुलेशन अप्रोच है उसका तरीका क्या है वो पढ़ेंगे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स, जो स्कीम्स होंगी उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कौन सी बेटर है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बेकार है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कैटलॉग। देखिए एक तो मैंने बताया कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स के अंदर बुक्स को जो है क्लासीफाई करना होता है, दूसरा होता है उस बुक तक यूजर की पहुंच स्थापित करना है, उसकी अप्रोच जो है वो उसकी लोकेशन तक जो है यूजर को पहुंचाना है, तो उसके लिए कैटलॉग यूज होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कैटलॉग होता है जस्ट लाइक ए मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट। अब आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ जाके आपको मेन्यू देता है, तो मेन्यू का मतलब यही है कि वो रेस्टोरेंट वाला आपको ये बता रहा है कि हमारे पास यही अवेलेबल है। तो वही लाइब्रेरी के अंदर है कि ये कैटलॉग कार्ड जो होते हैं कैबिनेट में लगे होते हैं, ये बताते हैं कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक है या नहीं है। अगर है तो वो कहाँ रखी हुई है, वो सारा इस कैटलॉगिंग के थ्रू पता चलता है, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स पढ़ेंगे। आपकी जो है AACR हो गया, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हो गए, CC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड हो गया, ये डिफरेंट टाइप की कैटलॉगिंग हम करेंगे। और आपके सिलेबस में AACR है, आपके सिलेबस में AACR है, ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, और ये सेकंड एडिशन है
और सेकंड एडिशन जो कि रिवाइज हो चुका है उसको हम पढ़ेंगे। और आपका जो पेपर आएगा 227 का वो प्रैक्टिकल उसमें करके दिखाया गया है। तो इसमें आप पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन कि व्हाट डू मीन बाय द लाइब्रेरी कैटलॉग, क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, फंक्शन क्या है, वो पढ़ेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। अब कैटलॉगिंग करते हुए हमें जो है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग करनी होगी। मीन्स आपको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में रखे हुए बहुत सारी चीज़ों के सब्जेक्ट्स निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, क्विक वॉक, ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपकी, वो इसमें पढ़ेंगे आप। अब इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में हम कैटलॉग वगैरह यूज करते थे, अब रिसेंट में क्या हुआ है कि ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा आ गया, उसको कैसे अरेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी का क्या क्या फर्क पड़ेगा। ऑनलाइन कंप्यूटर कैटलॉग जो है वो कैसा होगा, मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग, MAR और C मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ये क्या होगी जो कि किसी सॉफ्टवेयर पे की जाती है। ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पेपर में। यूनिट नंबर 14 है आपका वेब इंडेक्सिंग, मेटाडाटा, इंटरऑपरेबिलिटी और ऑन्टोलॉजी। ये सारी चीजें जो है हम इस पेपर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको ये भी पेपर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका 224 ICT फंडामेंटल। ये पेपर कुछ नहीं है, इस पेपर के अंदर जस्ट आपको कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, व्हाट इज कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस पेपर में आप पढ़ेंगे जैसे आपका हो गया ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अभी बेसिक ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ये होगा व्हाट इज कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कौन कौन से नेटवर्क यूज होंगे, ऑफिस टूल कौन कौन से है, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशंस, डाटाबेस मैनेजमेंट, मल्टीमीडिया, नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, कौन सी टोपोलॉजी है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या क्या होंगे, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर इसके अंदर पढ़ेंगे, नेटवर्क। मेरा कहने का मतलब ये है वेबसाइट, वेब और नेटवर्क और इंटरनेट सिक्योरिटी, ईमेल मैसेज करना, और सर्च इंजन क्या होता है, ब्राउजर क्या होते हैं, ये सारा जो है आप इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। इस पेपर है आप, ठीक है, 225 कम्युनिकेशन स्किल्स। इस पेपर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि हाउ टू कम्युनिकेट एज अ लाइब्रेरियन। आप लाइब्रेरियन होने के नाते कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे आप जो है कोई जैसे इस फील्ड में ये BLIS कोर्स करने के बाद आप जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे इंटरव्यू देंगे, आपकी जो है लाइब्रेरियन बनने के बाद राइटिंग स्किल्स क्या होंगी, ठीक है, वर्क प्लेस पे जो है आपकी क्या स्किल्स रहेंगी, ठीक है, रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, कोर्सपोंडेंस अगर आपको पब्लिशर को और किसी को जो है लेटर वेटर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये सारा का सारा ये एक तरह से इंग्लिश पेपर है आपका, ये सारा का सारा जो है इस पेपर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पेपर है आपका मैनेजमेंट। ये है आपका BLI 226 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। देखिए जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की जरूरत होती है वैसे ही पुस्तकालय की भी मैनेजमेंट की जरूरत होगी। जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करूं मैं, जैसे मेन लाइब्रेरियन हो गया, डिप्टी लाइब्रेरियन, फिर उसके नीचे असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उसके नीचे असिस्टेंट, केयर टेकर, कैटलॉगर, ये बहुत सारा एक जाल सा होता है, ठीक है, इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब मैनेजमेंट सिंपली आप जानते ही हैं, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो वो मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल्स, कौन कौन से सिद्धांत रहेंगे, फंक्शंस क्या रहेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, वो मैनेजमेंट इसमें पढ़ेंगे। चेंज मैनेजमेंट जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट। अब आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होंगे उनको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर कैसे एप्लीकेबल बनाएंगे, उनको कैसे लागू करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे आपका इसमें। नेक्स्ट है आपका कुछ बेसिक्स लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस होते हैं। हाउसकीपिंग ऑपरेशन, ये हाउसकीपिंग ऑपरेशन जो है एक्चुअल में 4 होते हैं, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, टेक्निकल सेक्शन और सीरियल कंट्रोल। एक्विजिशन जहां जिस सेक्शन में पुस्तकों को लाइब्रेरी में लाने तक का काम किया जाता है, ऑर्डर किया जाता है, पब्लिशर से लेटर भेजा जाता है, रिमाइंडर भेजा जाता है, आ जाता है, एक्सेशनिंग की जाती है, उसके बाद जो है उस बुक के अंदर जो है उसकी एक्सेशनिंग होगी, उसके बाद उसके अंदर जो है स्लिप्स लगेंगी, कैटलॉग्स बनेंगे, टेक्निकल काम क्लासिफिकेशन होगी, उनकी जो जितना भी टेक्निकल काम होगा वो टेक्निकल सेक्शन के अंदर होगा।
उसके बाद है, इसके बाद ये सारा काम होने के बाद इसको सर्कुलेशन पर लेके जाएगा। सर्कुलेशन मतलब उस काउंटर पे जहाँ पर बुक इशू रिटर्न होंगी, मतलब ये इशू रिटर्न के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। स्टूडेंट्स को का डाटा, स्टूडेंट्स के आई कार्ड्स बनाए जाएंगे हैं, बुक्स को जो है उन कार्ड्स पे जो है स्टूडेंट्स को इशू किया जाएगा। अब फिजिकल प्लानिंग भी होती है, मेंटेनेंस टाइम टाइम पर जो है लाइब्रेरी के अंदर मेंटेनेंस, और मटेरियल ख़राब ना हो जाए, जैसे छोटे छोटे कीड़े वीड़े जो है बुक्स में लग जाते हैं, उनकी प्रिजर्वेशन कैसे होगी। और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होगी, मान लीजिए कोई ऐसी डिजास्टर हो जाती है, कोई भी बाढ़ पानी या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, उस टाइम पर ये मैनेजमेंट जो है क्या रोल अदा करेगी वो। उसके बाद मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो है बजट और पैसा। देखिए पैसा, किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी के अंदर जो है आपके फाइनेंस के क्या क्या सोर्स होंगे, कितना बजट होगा और उसको किस किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, बुक पर इतना, डेली खर्चों पे इतना, सैलरी पे इतना, तो वो सारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने मान लीजिए आपका लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगी, ये सारा मैनेजमेंट से रिलेटेड आप जो है इस पेपर में पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, मैंने बताया आपका जैसे 2 to 3 पेपर था आपका, ये पेपर जो है 2 to 7 ये टोटली आपका प्रैक्टिकल पेपर है। इस पेपर के अंदर आपको जो है आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द डीडीसी डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम उसका 19th एडिशन पढ़ेंगे हम। एक्चुअल में क्या है कि ये एक तरह से आर्टिफिशियल नंबर प्रोवाइड करती है किसी भी सब्जेक्ट को। मैं बात करूं लाइब्रेरी साइंस की, तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर है 2 अकॉर्डिंग टू डीडीसी। मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो उसका नंबर है 510 मैथमेटिक्स का। तो इस तरह के नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड करने हैं। आपका जैसे मान लीजिए पेपर आता है, पेपर में है 5 या 7 टाइटल दिए हुए होंगे। वो 5 या 7 टाइटल क्या होंगे, जैसे मान लीजिए एक टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बुक है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका जो है आपको एक आर्टिफिशियल नंबर प्रोवाइड करना है। वो आर्टिफिशियल नंबर इस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन से हम सीखेंगे कि कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो है इसकी पूरी डीडीसी की पूरी वर्किंग सीखेंगे, कैसे नंबर बनाते हैं, कैसे एरिया ऐड करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया, इंडिया एक प्लेस हो गया, जगह हो गई। तो इस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया का हिस्ट्री का नंबर है 900, ठीक है, और इंडिया का नंबर है 54, और ये नंबर बन जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये नंबर बन जाएगा 954 हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए ये इसमें कहोगे आप कि ये 2 जीरो हट गई, तो ये वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स हैं जो इस क्लासिफिकेशन स्कीम में पढ़ेंगे हम, कि भाई जो है हम किसी मेन सब्जेक्ट के साथ एरिया कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये जब डिटेल में हम करेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका AACR और मार्क। भाई AACR और मार्क है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जो होती है हमारी, पारंपरिक लाइब्रेरी जिनमें जो है कोई ऑटोमेशन और कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं होता है, उन लाइब्रेरीज के अंदर हम पहले जो है AACR यूज करते थे, मतलब कार्ड बनाते थे। कार्ड होता था ये, ठीक है, इस कार्ड के ऊपर बुक की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, क्लास नंबर, सारी चीजें दी जाती है, इस कार्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती थी। और इनको जो है हम अरेंज कर देते कैटलॉग कैबिनेट के अंदर। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है आप ये कार्ड कैसे बनाएंगे, क्या क्या तरीके होंगे, कितने डिफरेंट टाइप की बुक के लिए डिफरेंट कार्ड बनेंगे, वो हम सारा करेंगे। नेक्स्ट है मार्क। मार्क है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। जैसे पारंपरिक लाइब्रेरी जो हमारी है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, उसमें AACR, बट आजकल क्या है कि लाइब्रेरी डिजिटल होने लगी है, लाइब्रेरी ऑटोमेटिक होने लगी है। तो उन ऑटोमेटिक लाइब्रेरी के अंदर मशीन के द्वारा पढ़ी जाने वाली कैटलॉगिंग की जाती है। हम जैसे ही एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा रखते हैं, तो वो एक फॉर्म में एक अरेंज होकर आ जाती है। वैसे ही मार्क के अंदर जब हम बुक की इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं तो वो एक कैटलॉग के रूप में बनकर आ जाती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से टैग्स हैं, जो किसी स्पेसिफिक ऑथर के लिए कौन सा टैग यूज होगा, टाइटल के लिए कौन सा होगा, उसका लिखने का तरीका क्या होगा, वो सब पढ़ेंगे। ब्लॉक नंबर 3 है, एक है ये CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ये CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हम हर बुक का सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं,
उनके एक्यूरेट सब्जेक्ट निकालने के लिए CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग यूज होती है, और ये AACR के लिए भी यूज होती है, क्योंकि AACR में एक सब्जेक्ट हेडिंग सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनती है, उस सब्जेक्ट एडिड एंट्री को बनाते हुए हम CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का यूज करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, नेक्स्ट पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे और कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज रहेंगी जिनसे यूजर्स को सेटिस्फाई किया जाए। अब जैसे आपकी लिटरेचर सर्च एंड बिब्लियोग्राफिक सर्विस है, लिटरेचर सर्च है, आप जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको सर्च करके लाइब्रेरियन प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर सर्च सर्विस, जो एक छोटे टॉपिक पर ना होकर बड़े टॉपिक पर होगी। जैसे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो जो है अपनी रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मांगते हैं, तो उनको जो है लाइब्रेरियन जो है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को पूरे को पढ़ के और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर सर्च। मतलब बहुत सारे लिटरेचर में से इंफॉर्मेशन को सर्च करके और यूजर को देना। एक है बिब्लियोग्राफिक। बिब्लियोग्राफिक होती है जिस लाइक ए पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन। अब कोई यूजर आ गया और उस यूजर ने बोल लिया कि भाई पंडित नेहरू का डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ठीक है, तो या तो लाइब्रेरियन वो डेट ऑफ बर्थ बताएगा या वो किस सोर्स में वो मिलेगी उस सोर्स तक उसको पहुंचाएगा। ऐसे ही हम पढ़ेंगे करंट अवेयरनेस सर्विस, दैट इज द पार्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, कि भाई करंट अवेयरनेस सर्विस कौन सी, जो करंट टॉपिक पर। SDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई एक यूजर आया और उसको एक सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करके जितनी उसको चाहिए सिर्फ वही इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाए। वो अलर्टिंग सर्विस। अलर्टिंग सर्विस होती है जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर कोई भी, जैसे रिसर्च स्कॉलर होते हैं उन्हें तो करंट रहना पड़ता है, मतलब नई नई सूचनाओं तक उनकी तो पहुंच उनको बनानी पड़ती है। तो अलर्टिंग सर्विस ये होगी कि जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर कोई नया जर्नल आया या कोई नई इंफॉर्मेशन आई, तुरंत वो जो है यूजर्स को जो है लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी में काम करने वाला रेफरेंस लाइब्रेरियन अपने रिसर्च स्कॉलर्स को और जो यूजर्स है उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, दैट इज कॉल्ड अलर्टिंग सर्विस, कि भाई इन्फॉर्मेशन कोई लाइब्रेरी में आया और अलर्ट कर दिया गया यूजर्स को, ठीक है। आगे है एब्स्ट्रैक्टिंग डाइस्टिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। अब मान लीजिए कोई संस्था है, वो संस्था जो है अपने मूड से रिलेटेड सूचनाएं जो हैं वो इकट्ठी करना चाहती है। जैसे मान लीजिए उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट लाइब्रेरी की कोई एडवर्टाइजमेंट आई है, या फिर इंस्टीट्यूट की कोई एडवर्टाइजमेंट आई है, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई ऐसी घटना हुई है, उसकी ना न्यूज़पेपर कटिंग काट लेते हैं हम लोग, और काट के और उसको जो है एक ब्लैंक पेपर पे लिख के और उसका रेफरेंस डाल देते हैं, फला फला पेपर में मिली, ये इतने पेज पर थी, इतने कॉलम पर थी, उसकी पूरी की पूरी एक जो है फाइल बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस। रेफरल सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो लाइब्रेरी जो है वो समय प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो वो प्रोवाइड करने के बाद प्रोवाइड नहीं कर सकती तो वो रेफर कर देती है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी लाइब्रेरी में ना मिलकर XYZ जो भी है वहाँ, तो दैट इज कॉल्ड रेफरल सर्विस। इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं उसको, जैसे मान लीजिए यूजर इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो एक लाइब्रेरियन या फिर एक इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को पूरा एनालाइज करता है कि क्या मांगी गई सूचना सही है, ठीक है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी रीपैकेजिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करता है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट के रूप में बनाकर उसे प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो लाइब्रेरी विजिट नहीं कर सकते, ठीक है, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जिनका टाइम बहुत कीमती है, वो लाइब्रेरी में नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी उनकी रिक्वेस्ट पर उनको डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, उन तक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक तो हो गया भाई मैनुअल जाके हमने वो बुक दे दी उसको, दूसरा है हमने मेल कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस यही होगी। ट्रांसलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं लाइब्रेरीज, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट विदेशी है, रशियन भाषा में है, बट यूजर को जो है चाहिए तो उसके लिए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होता है, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में वो ट्रांसलेट करके देता है। बट आज के टाइम पे तो आप जो है गूगल में या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ट्रांसलेट अपने आप भी कर सकते हैं। वेब प्रोडक्ट क्या है, वेब शेयरिंग क्या है, करंट कंटेंट क्या है, वेब मार्केटिंग क्या है, ये सारा हम जो है इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये था आपका पेपर 228। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। 229 की बात करें हम, 229 जो है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए यूज होता है। मतलब इसमें आपको दो प्रोसेस करनी होगी कि आप एक लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हैं और एक लाइब्रेरी को आप डिजिटल कैसे बना सकते हैं। देखिए ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन में बहुत फर्क है। ऑटोमेशन में है, ऑटोमेशन से मेरा मतलब है ऐसी लाइब्रेरी जिसके अंदर लाइब्रेरी के कुछ कार्य कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हों,
जैसे आपने कोई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, वो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आपको किस काम में यूज होगा, जैसे इशू रिटर्न कर दिया आपने, कोई स्टॉक वेरिफिकेशन कर दिया, इस तरह की चीज़ों के लिए जो यूज होगा सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो है लाइब्रेरी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कहलाएगा। बार कोड निकाल दिया आपने, ठीक है, इशू रिटर्न करते हुए उस सॉफ्टवेयर की सहायता ले लिया आपने, तो ऐसी लाइब्रेरी जिसके अंदर कंप्यूटर जो है यूज किया जाता है लाइब्रेरी की वर्किंग के लिए, ठीक है, उसको हम ऑटोमेटिक लाइब्रेरी कहते हैं। ऐसे ही आपकी है, अब जैसे इसके अंदर आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे ये सॉफ्टवेयर है आपका ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पैकेज, भाई इसमें सॉफ्टवेयर पैकेज आपको जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलेंगे, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है जिसका सोर्स ओपन हो, जिसको आप फ्री में यूज करेंगे, उसके सोर्स कोड में चेंजेस लाके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर रिक्वायर्ड जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। और आप पढ़ेंगे कि भाई पेड सॉफ्टवेयर कौन कौन से, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको जो है पेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, आपकी लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक करके चले जाते हैं, आपको वर्किंग समझा जाते हैं और कैसे कैसे यूज करना, बट सारा होल्ड उनके पास रहता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई या कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो उनको आपको बुलाना पड़ता है, ठीक है। एक है आपके फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर जो फ्री में है, जैसे कोहा है, कोहा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपका, कोहा है, ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू अपनी लाइब्रेरी को आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऐसे ही लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। डिजिटल लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी जिसके अंदर सारा मटेरियल डिजिटल फॉर्म में हो, पेन पेपर कॉपी का यूज बहुत कम हो ही ना। तो अब किसी भी लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो है जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी के अंदर पड़ी है उनको डिजिटल फॉर्म प्रोवाइड करनी है, मतलब उनको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जेपीजी में कन्वर्ट कर दो और एक डाटाबेस बना के यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड से एक्सेस प्रोवाइड कर दो। जैसे आपकी ईमेल आईडी है, आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, अपनी मेल आईडी में खोल लेंगे आप मेल आईडी को और आपकी मेल आई उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप। ऐसे ही ये डिजिटल लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप का डिजिटल मटेरियल जो है वो पड़े। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो डिजिटल लाइब्रेरी बनाते हैं, एक तो है डी स्पेस और एक है GSDL ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ये दोनों सॉफ्टवेयर आप जो हैं इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे और आपका इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन है, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन है आपका, वो प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपको जो है ऑनलाइन कराया जाएगा। तो ये आप के जो है टोटल पेपर थे आपके 221 से लेकर 229। एक पेपर है आपका 223 BLI 230, वो उसके लिए अलग से वीडियो मिलेगी। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी समझ में आया हो या कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में मुझे जो है कमेंट करें, मैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आंसर जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए वीडियोस जो है वो डालता रहूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।